ये कहानी एक कपल नील और क्रिस्टिनी की है। वो दोनों अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक आइलैंड पे आए और आज उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। वो अपने घर वापस जा रहे हैं, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है जितना ये लग रहा है। पिछले 12 घंटे की कुछ भी यादें न नील को याद है न क्रिस्टिनी को। आखिरी रात में इस आइलैंड में क्या हुआ उन दोनों को कुछ भी याद नहीं है और अब उनके पास याद करने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि आज उन्हें डॉकयार्ड में पहुँच के अपनी बोट लेनी है और यहाँ से बाहर निकलना है। वो जिस टैक्सी में जा रहे उस टैक्सी में एक रेडियो बज रहा है जिसमें एक न्यूज आ रही है कि 200 साल के बाद पहली बार इस आइलैंड में एक तूफान आ रहा है और ये तूफान रात तक इस आइलैंड में पहुंच जाएगा। लेकिन उनका ध्यान तो न्यूज की तरफ है ही नहीं, उन्हें तो जल्द से जल्द डॉकयार्ड में पहुंचना है। क्रिस्टिनी अपने पति से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि कल रात हम होटल कैसे पहुंचे, हमें क्या हुआ था, कल रात हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। नील भी कहता है कि उसे भी कुछ याद नहीं है। उन दोनों बेचारों को पता नहीं है कि आने वाले वक्त में उन्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। इन सारी बातों से अनजान वो दोनों डॉकयार्ड की तरफ पहुंचते हैं। वहां की मैनेजर उन दोनों से उनका पासपोर्ट मांगती है, लेकिन ये क्या, उनके पास तो उनका पासपोर्ट है ही नहीं और ना ही क्रिस्टीन के पास उसका फोन। दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि उनका पासपोर्ट और फोन गया कहाँ। बोट निकल जाती है, वो दोनों बहुत परेशान है। क्रिस्टीन नील से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हमारा पासपोर्ट कहाँ गया, लेकिन नील के पास इसका कोई जवाब नहीं। मैनेजर उन दोनों को बताती है कि ये बोट तो जा चुकी है, लेकिन आखिरी बोट रात को 7:30 बजे आएगी। अगर आप तब तक अपना पासपोर्ट लेके आ जाते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उन दोनों के पास और कोई रास्ता था ही नहीं। वो दोनों उसी होटल में चले जाते हैं जहां वो रहते थे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनका पासपोर्ट कहाँ गया और रात को क्या हुआ था। वो दोनों होटल कैसे पहुंचे? नील की एक आदत थी कि वो अपने साथ एक कैमरा रखता था जिसमें वो अपनी सारी बातें रिकॉर्ड करता था। नील अपने कैमरे को चेक कर रहा है तो वो ये देखता है कि उसके कैमरे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 घंटे की रिकॉर्डिंग है। शायद उन्होंने 12 घंटे रिकॉर्ड किया है। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद शायद उन्हें पता चल जाए कि उनका पासपोर्ट और क्रिस्टीन का मोबाइल आखिरकार कहाँ है। वो दोनों उस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं और उन बेचारों को पता नहीं है कि इस रिकॉर्डिंग में उन्हें कुछ ऐसा दिखेगा जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। उन रिकॉर्डिंग में सब कुछ दिख रहा है कि नील और क्रिस्टीन बीच में घूम रहे हैं, खाना खा रहे, यहाँ तक तो उन्हें सब कुछ याद है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक होटल में गए, एक खास तरह के होटल में, और वहां पर एक वेट्रेस है जिसका नाम है मैडी और वो उन दोनों को एक खास ड्रिंक पिला रही है जिसका नाम है नान मन पूरी। उस खास ड्रिंक को पीने के बाद उन दोनों का सर घूमने लगता है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो दोनों होश में है ही नहीं। और उसके बाद वो वेट्रेस क्रिस्टीन को एक लॉकेट देती है, एक अजीब तरीके का लॉकेट। इस लॉकेट को याद रखिएगा क्योंकि पूरी कहानी इसी लॉकेट के आसपास घूमती है। क्रिस्टीन अपने गले में देखती है, उसके गले में वही लॉकेट है। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें तो कुछ याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि आगे का सीन और भी खतरनाक है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो दोनों अपने होटल जाते हैं और उसके बाद नील क्रिस्टीन के ऊपर हमला कर देता है, उसे तरपा तरपा के मार देता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, नील ने क्रिस्टीनी को मार दिया और उसे मार के दफना दिया। ये देख के नील और क्रिस्टीन दोनों चौंक जाते हैं कि ये क्या है। अगर क्रिस्टीन मर चुकी है तो यहाँ कौन बैठा हुआ है और नील ने उसे क्यों मारा? क्रिस्टीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो डर के मारे बाथरूम में भाग जाती है, वो अपने आप को बंद कर देती है। नील चिल्लाता रहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं ये कैसी रिकॉर्डिंग है, और अगर तुम मर चुकी हो, अगर तुम दफन हो चुकी हो तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? क्रिस्टीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका ध्यान उस मनुष्य से लॉकेट की तरफ जाता है। वो उस लॉकेट को उठा के फेंक देती है और ये क्रिस्टीन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस लॉकेट को फेंकने के बाद उसे चक्कर आने लगता है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और उसके बाद उसके मुंह से उल्टियां होती है, वो भी काले रंग की। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके शरीर से कचरा बाहर निकल रहा है। क्रिस्टीन बहुत डर जाती है। नील को भी समझ में आ जाता है कि क्रिस्टीन की हालत बहुत खराब है। वो बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है। क्रिस्टीन और नील दोनों बहुत डरे हुए। इतनी सारी आवाजें सुन के उस होटल की मालकिन जिसका नाम है समांथा, वो अपनी बेटी नैथिया के साथ वहां आ जाती है। वो भी क्रिस्टीन की हालत देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। उसे लगता है कि कहीं इन दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ। वो नील से पूछती है तो नील उसे बताता है कि हमने रात में कुछ पी लिया था
जिसकी वजह से मेरी बीवी के साथ ये सब हो रहा है। क्रिस्टीन भी समांथा से ये बात छुपाती है। समांथा उन दोनों को कहती है कि चलिए मैं आप दोनों को डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। उन दोनों को डॉक्टर के पास जाना तो नहीं था, लेकिन वो दोनों चले जाते हैं। वो डॉक्टर क्रिस्टीन को देखता है और वो काफी खुश है। वो क्रिस्टीन को कहता है कि कोई बात नहीं, आपको फूड पॉइजन हुआ है, 1-2 दिन आप इस आइलैंड पे आराम कीजिए और उसके बाद चले जाइएगा। लेकिन उन लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, उन लोगों को आज शाम यहाँ से निकलना है। डॉक्टर उन लोगों को समझाता है कि आज हमारे आइलैंड पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, प्लीज आप लोग रुकिए। लेकिन नील और क्रिस्टीनी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक होटल में जाके बैठते हैं। दोनों बहुत परेशान हैं। नील क्रिस्टीनी को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग अपना पासपोर्ट ढूंढेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में उन्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। तभी वहाँ से फेस्टिवल के लोग पार होते हैं। नील ये सब देख के बहुत हैरान है, बहुत खुश है। उसे इस फेस्टिवल की फोटोज लेनी है। क्रिस्टीनी अपने पति को कहती है कि जाओ तुम फोटो खींचो, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। नील तो वहाँ से चला जाता है और क्रिस्टीनी उस लॉकेट को, उस मनहूस लॉकेट को दोबारा उतार के टेबल पे रख देती है। लेकिन जैसे ही वो इस लॉकेट को उतारती है उसे चक्कर आने लगता है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ हो रहा है। उसके अंदर खड़े रहने तक की हिम्मत नहीं है। वो किसी तरह से बाथरूम की तरफ जाती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो क्रिस्टीन अपने सामने कुछ ऐसा दिखती है जिसे देखने के बाद उसकी रूह भी कांप जाती है। वो देखती है कि उसके सामने कई लोग हैं, या मैं यूं कहूं कि कई मुर्दा जिसके मुंह और आंख सिले हुए हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, उन सब के मुंह और आंख दोनों बंद है। क्रिस्टीन उसे देख के चिल्ला रही है। वो अपने पति को चिल्ला रही है, नील कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ। लेकिन उसे बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं आ रहा। और इन सारी बातों से दूर नील फेस्टिवल में सबकी फोटोज खींच रहा है। लेकिन तभी वो एक पुतले को देखता है और उस पुतले में एक लड़की की फोटो बनी हुई है और वो फोटो क्रिस्टीन जैसी लग रही है। उसे समझ में नहीं आता कि क्रिस्टीन की फोटो इस पुतले में क्यों बनी हुई है, लेकिन वो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो वापस लौटता है तो दिखता है कि वहां पर क्रिस्टीन है ही नहीं। वो परेशान हो जाता है। वो इधर उधर जाता है तो फिर वो ये दिखता है कि क्रिस्टीन बेहोश है। वो क्रिस्टीन को उठाता है। क्रिस्टीन होश में आती है और उसे सब कुछ बता देती है। अब नील और क्रिस्टीन दोनों बहुत डर चुके हैं। क्रिस्टीन रो रही है कि पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ, हम यहाँ से निकल भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी क्रिस्टीन का ध्यान उसी वेट्रेस की तरफ जाता है। याद है ना, वो मैडी जिसने उन्हें वो ड्रिंक पिलाई थी। वो क्रिस्टीन को देख के भाग जाती है। क्रिस्टीन अपने पति को समझाती है कि जरूर हमारा पासपोर्ट उसके पास होगा, चलो उसके पीछे। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और उसका पीछा करते करते वो दोनों एक टैटू शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर एक औरत टैटू बना रही है। उसका नाम है कांडा। वो क्रिस्टीन को देखती है और क्रिस्टीन के गले में लॉकेट को वो क्रिस्टीन को कहती है, थैंक यू, आप हमारी मदद कर रही है। क्रिस्टीन को समझ में नहीं आता कि ये मुझे थैंक यू क्यों बोल रही है। हद तो ये भी है कि जो आदमी टैटू बना रहा था वो भी उठता है और वो भी क्रिस्टीन को थैंक यू कहता है। नील और क्रिस्टीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो उन्हें मैडी के पीछे जाना था। वो कांडा से मैडी के बारे में पूछते हैं और कांडा उन्हें मैडी के बारे में सब कुछ बता देती है। फाइनली वो दोनों मैडी के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। लेकिन ये क्या, मैडी उन्हें देख के डर नहीं रही है, बल्कि वो कहती है, आ गई तुम क्रिस्टीन, आ जाओ, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अंदर आओ। उन्हें समझ में नहीं आता कि अगर ये चोर है तो ये हमें देख के डर क्यों नहीं रही, और यहाँ पर जितने भी आदमी बैठे हुए सब क्रिस्टीन को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। वो अंदर जाते हैं और उसके बाद मैडी नील को उसका पासपोर्ट दे देती है और कहती है, तुम लोग कल ही से यहाँ पर भूल गए थे। क्रिस्टीन पूछती है, मेरा पासपोर्ट और मोबाइल कहाँ है, तो मुझे। मैडी कहती है, मेरे पास तुम्हारा कोई सामान नहीं, मेरे पास बस यही था। क्रिस्टीन को अब गुस्सा आ रहा है। वो मैडी से कहती है, कल रात तुमने हमें क्या पिलाया था। मैडी उससे कहती है कि तुमने ही तो मांगा था। वो एक खास तरह की ड्रिंक है जो कि इंसान की आत्मा को शुद्ध कर देता है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो चुकी है और तुम तो हमारी इतनी बड़ी मदद कर रही हो। अब ये सुन सुन के क्रिस्टीन का दिमाग खराब हो चुका है। वो चिल्लाती है, क्या कह रही हो तुम, मदद कर रही हो, मदद कर रही हो। मैं किसी की मदद नहीं कर रही हूँ, मुझे और मेरे पति को यहाँ से बस बाहर निकलना है। लेकिन इससे पहले क्रिस्टीन कुछ कह पाती, वो और नील ये देखते हैं कि वहां पर जितने भी आदमी थे सब क्रिस्टीन के पास आ जाते हैं और वो ध्यान से क्रिस्टीन को देख रहे हैं। नील और क्रिस्टीन को बहुत अजीब लगता है। वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मैडी चिल्लाती रहती है कि जाओ, जहां तक जाना है जाओ, तुम्हें लौट के तो यहीं पर आना है। क्रिस्टीन को समझ में नहीं आता कि इस मनुष्य आइलैंड में आखिरकार हो क्या रहा है। वो बाहर निकलती है तो वहां के बच्चे भी क्रिस्टीन को देख के उसे थैंक यू कह रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों फिर से होटल में लौटते हैं। नील क्रिस्टीन को बताता है कि समांथा का एक दोस्त
बोटमैन है, वो हमें यहाँ से बाहर ले जाएगा। क्रिस्टीन बहुत खुश है कि फाइनली वो इस मनुष्य आइलैंड से बाहर निकल रही है। नाथिया नील को लेके बाहर की तरफ जाती है और समांता क्रिस्टीनी से बात कर रही है। क्रिस्टीन उससे पूछती है कि तुम इस आइलैंड में कैसे आई, तो समांता उसे बताती है कि तुम्हें पता है मुझे कैंसर था, सारे डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि मैं बचूंगी नहीं। तब मुझे इस आइलैंड के बारे में पता चला कि इस आइलैंड में आने के बाद सारी बीमारी ठीक हो जाती है। मैं इस आइलैंड में आई और उसके बाद मेरा कैंसर ठीक हो गया, इसलिए मैं इस आइलैंड को छोड़ के नहीं जाना चाहती, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टीन को इन सारी फालतू बातों पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। वो अपने पति के पास जाती है। नील कहता है कि 5 मिनट के अंदर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्रिस्टीनी नील से उसका फोन मांगती है और उसके बाद क्रिस्टीन चली जाती है। उसे अपनी बहन को कॉल करना था, लेकिन बेचारी को पता नहीं है क्या आने वाला है इस कहानी का सबसे खौफनाक ट्विस्ट। वो नील का फोन चला रही है, लेकिन तभी उस फोन में ऑटोमेटिक एक वीडियो ऑन हो जाता है और वो वीडियो और किसी का नहीं बल्कि नील का है। उस वीडियो में नील ये कह रहा है कि हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं और अब हम दोनों बचेंगे नहीं, हम दोनों के दोनों यहाँ पर मरेंगे। क्रिस्टीन को समझ में नहीं आता कि नील ने ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया। वो नील की तरफ देखती है तो नील अपने आप को मार रहा है, वो अपने आप को मार देता है। क्रिस्टीनी चिल्लाती है और चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने समांता है। वो समांता से पूछती है मेरा पति कहाँ है, नील कहाँ है। समांता कहती है नील वो तो यहाँ से कब से जा चुका है, तुम यहाँ पर अकेली थी और तुम वहां बेहोश हो चुकी थी। वहां पर एक पुलिस वाला भी आया है जो कि क्रिस्टीनी से सवाल पूछ रहा है कि आप ठीक है ना। क्रिस्टीन कहती है मेरा पति वहां बोट के पास बेहोश हो चुका था, लेकिन ये क्या, वहां ना तो बोट है ना कोई बोटमैन, और हद तो ये है कि वहां पानी भी नहीं है, वहां जमीन है। ये सब क्या हो रहा है? क्रिस्टीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी बातों का यकीन समांता को दिलाने की कोशिश करती है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है और सब उस मनुष्य ड्रिंक और इस मनुष्य लॉकेट की वजह से हो रहा है। प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। समांता उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज तुम थोड़ा आराम करो। क्रिस्टीन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत है। कुछ देर के बाद समांता वहां आती है और वो चिल्लाती है कि देखो नील का फोन आया है, वो शहर पहुंच चुका है और वो तुम्हारा शहर आने का इंतजाम कर रहा है, लो उससे बात करो। क्रिस्टीन फोन उठाती है, लेकिन ये क्या, सामने तो कोई है ही नहीं। समांता उससे कहती है कि शायद नेटवर्क चला गया होगा। क्रिस्टीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसे जगह जगह अजीब अजीब से लोग दिख रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि मुर्दा दिख रहे हैं, जो कि शायद उसे मारना चाहते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। समांता क्रिस्टीन को समझाती है कि चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। क्रिस्टीन डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर क्रिस्टीन को ये बताता है कि वो मां बनने वाली है। ये न्यूज सुन के समांता, डॉक्टर और वहां के सारे लोग खुश हो जाते हैं। ये लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं, इन्हें क्रिस्टीन के बच्चे से क्या लेना देना। क्रिस्टीन समझ जाती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो वहां से भागती है। उसे बस कुछ भी करके अपने पति को ढूंढना था और यहाँ से बाहर निकलना था। वो सबसे बचते बचते फाइनली कांडा के पास पहुंच जाती है। कांडा याद है ना आपको, वो टैटू वाली लड़की। क्रिस्टीन उससे मदद मांगती है, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। वो ये भी देखती है कि कांडा का बेटा बहुत बीमार है। कांडा उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे ये लॉकेट देना पड़ेगा। क्रिस्टीन उससे कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे और मेरे पति को यहाँ से बाहर निकाल देती हो तो मैं तुम्हारी सब बात मानूंगी। वो तैयार हो जाती है और उसके बाद वो क्रिस्टीन को उसके जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बताती है। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सच आपके भी होश उड़ा देगा। वो क्रिस्टीन को बताती है कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुकी हो, तुम्हारे पति ने तुम्हें मार दिया था। क्रिस्टीन कहती है तुम पागल हो क्या, अगर मैं मर चुकी हूँ तो ये कौन है, मैं खरी कैसे हूँ, मैं सांस कैसे ले रही हूँ, और मेरा पति नील मुझे मारेगा क्यों, वो तो मुझसे इतना प्यार करता है। कांडा उसे समझाती है कि याद है वो ड्रिंक जो कि मैडी ने तुम दोनों को पिलाया था, उस ड्रिंक को पिलाने के बाद तुम सामने वाले का दिमाग कंट्रोल कर सकती हो। तो उन्होंने नील के दिमाग को कंट्रोल किया ताकि वो तुम्हें मार सके। लेकिन क्यों, वो उसे मारना क्यों चाहते थे? सब्र रखिए, धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे। उसके बाद कांडा क्रिस्टीन को बताती है कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो एक खास किस्म का लॉकेट है जो कि तुम्हें इंसानी दुनिया से जोड़ रहा है। तुम्हें जो लोग दिखाई देते हैं ना, जो आत्मा दिखाई देती है, वो इस लॉकेट को उतारने के बाद ही दिखाई देती है, क्योंकि जब तुम इस लॉकेट को उतार देती हो तो तुम आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती हो। इस लॉकेट के अंदर एक शक्ति है कि ये मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। इसलिए मुझे ये लॉकेट अपने बेटे के लिए चाहिए ताकि मेरे बेटे की सारी बीमारी खत्म हो जाए। और उसके बाद कांडा उसे बताती है कि आइलैंड के सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई और,
लेकिन क्यों? वो उसे बताती है कि इस आइलैंड में 200 साल तक ना कोई बीमार पड़ा, ना किसी को कैंसर हुआ। अरे कैंसर तो छोड़ो, किसी को खांसी और जुकाम तक नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो हर साल एक प्रेग्नेंट औरत की बलि देते हैं और उसकी लाश को टाउन के बीचों बीच गाड़ देते हैं। नील ने तुम्हें पहले ही मार दिया था और ये था इस रस्म का पहला स्टेज। दूसरा स्टेज तुम्हें सच्चाई बताना, जो कि अब तुम्हें पता चल चुकी है। और तीसरा और आखिरी स्टेज तुम्हारी मर्जी से फाइनली तुम्हें मारना और इस लॉकेट को तुम्हारे शरीर से अलग करना, ताकि तुम आत्माओं की दुनिया में चली जाओ। और वो ये काम आज रात से पहले करेंगे क्योंकि आज रात तूफान आने वाला है और आइलैंड वालों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो तूफान पूरे आइलैंड को खत्म कर देगा। और तुम्हें पता है कि उन सब के लीडर कौन है? उन सब की लीडर है मैडी। अब क्रिस्टीन के सामने सारी असलियत आ चुकी थी और उसे भी अब यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन क्या वो बेचारी निकल पाएगी? आइए जानते हैं। वो डॉक्टर याद है ना, वो अब वहाँ पर आ जाता है और वो पहले कांडा को मारता है और उसके बाद उसके बेटे को। क्रिस्टीन ये सब देख के वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे समानता मिलती है। वो समानता से कहती है प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। समानता कहती है चलो मेरे साथ कार में बैठो। समानता अपनी बेटी के साथ क्रिस्टीन को यहाँ से बाहर निकाल रही है, लेकिन ये क्या, समानता तो डॉग की तरफ नहीं जा रही है, वो तो कहीं और ही जा रही है। क्रिस्टीन समझ जाती है कि समानता भी इन सब के साथ मिली हुई है। समानता की बेटी पीछे से कहती है मम्मी इसे सब कुछ पता चल चुका है, इसे सब कुछ बता दीजिए ना। और अब आएगा इस कहानी का एक और ट्विस्ट। क्रिस्टीन समानता से पूछती है कि कौन हो तुम, और ये बेटी तुम्हारी तो नहीं है ना? किसकी बेटी है ये? क्रिस्टीन उसे बताती है कि तुम्हें पता है पिछले साल इसकी माँ भी प्रेग्नेंट थी और उसकी माँ ने इस आइलैंड को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और पिछले साल ही मैं इस आइलैंड में आई और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई। लेकिन अगर ये आइलैंड खत्म हो जाएगा तो शायद मैं भी मर जाऊंगी। तुम इतने सारे लोगों को क्यों मारना चाहती हो? दे दो ना अपनी कुर्बानी, वैसे भी तुम बच के नहीं जा पाओगी और तुम्हारा पति भी तो मर चुका है। अब तुम जाओगी किसके पास? ये सब सुन के क्रिस्टीन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो समानता को मार देती है और उसके बाद वो वहां से भाग रही है। लेकिन क्या बेचारी भाग पाएगी? मुझे नहीं लगता। आइलैंड के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब क्रिस्टीन की आंख खुलती है तो वो आइलैंड में सबके सामने है। याद है ना, वो डॉक्टर, वो पुलिस वाला, समानता की बेटी, आइलैंड के हर एक लोग अब क्रिस्टीन को मारना चाहते हैं, उसकी बलि चाहते हैं। लेकिन क्रिस्टीन इतनी आसानी से बलि का बकरा नहीं बनेगी। वो मैडी के ऊपर हमला करती है और वहां से भागती है। किसी तरह से वो पोर्ट की तरफ पहुंचती है और पोर्ट को लेके वहां से भाग रही है। और उसी वक्त याद है ना न्यूज़, तूफान आता है और तूफान पोर्ट की तरफ बढ़ता है और फिर आइलैंड की तरफ। क्या हुआ, क्या किया इस तूफान ने? आपको भी जानना है? आइए जानते हैं। अगली सुबह सारी न्यूज में ये खबर है कि एक छोटे से आइलैंड को एक तूफान ने खत्म कर दिया। कोई नहीं बचा। क्रिस्टीन भी उस तूफान की चपेट में आ चुकी थी, वो भी मर चुकी है। डॉक्टर सारे लाश को दफना रहे, तभी एक डॉक्टर के हाथ में एक लॉकेट लगता है। वही लॉकेट जो कि मुर्दा को जिंदा कर सकता है, और वो लॉकेट वो क्रिस्टीन के गले में डाल देता है। क्रिस्टीन की आंख एक बार फिर से खुल जाती है। आपको क्या लगा था कहानी ऐसी ही खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि क्रिस्टीन इस कहानी का पार्ट 2 भी ला सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।